आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करें और ये टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान जो पूछा जाता है तो एक तो एज ए होल पूछ देता है ना, एक ही क्वेश्चन पूछ देगा राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्यों बाद में करेंगे कि पहले पार्ट वाइज हम देख लें कि बिहार का जो नेशनल मूवमेंट मेन नेशनल मूवमेंट है, उससे नेशनल मूवमेंट में क्या क्या बिहार की भूमिका रही है। ठीक है, जैसे हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे, हम असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका पढ़ेंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका पढ़ेंगे, फिर हमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम समझने का प्रयास करें कि बिहार का कौन सा यूनिक योगदान है एज ए टोटल में। तो जब टोटल में लिखने जाएंगे तो हमें कम कम कर सब में से लिखना पड़ेगा, एक दो पॉइंट लिखना पड़ेगा। राइट, तो आज हम लोग जो टॉपिक के बात करने जा रहे हैं, ये बात हम लोग करने जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इससे चंपारण सत्याग्रह से एक क्वेश्चन तो आता है कि चंपारण सत्याग्रह का विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, कभी कहेगा चंपारण सत्याग्रह का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, कभी कहेगा कि चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अमूलचूल परिवर्तन कर दिया, फंडामेंटल परिवर्तन कर दिया, या कभी कहेगा कि चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय बिंदु है, टर्निंग पॉइंट इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। टर्निंग पॉइंट है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। मेंस का देखो, मेंस का जो पढ़ाई होती है उसमें क्या होती है कि क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। राइट, तो पहला चीज़ ये है कि अगर चंपारण सत्याग्रह आप पढ़ते हैं और इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, भूमिका लिखना है, तो कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे? पहली चीज़, हम प्रत्येक टॉपिक में आपको बता रहे हैं कि कैसे इसकी भूमिका को आप लिखेंगे। तो जो भूमिका है ना, तो मूल रूप से ये क्या है? किसान आंदोलन है, मूल रूप से किसान आंदोलन है। लेकिन ये नेशनल मूवमेंट से भी जुड़ रहा। क्यों जुड़ रहा? क्योंकि गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त की थी और उसके बाद 1915 में गांधी जी आए थे, तो भारत में गांधी जी द्वारा संचालित यह पहला आंदोलन है। ध्यान ये रखना है कि गांधी के नेतृत्व में भारत में संचालित होने वाला यह पहला आंदोलन है। राइट, हालांकि ये राष्ट्रीय आंदोलन इसको नहीं कहेंगे, एक क्षेत्रीय आंदोलन है, एक रीजनल लेवल का मूवमेंट है, लेकिन गांधी जी इसमें जुड़े हुए हैं तो ये हमारा नेशनल मूवमेंट का पार्ट भी बनता है और नेशनल मूवमेंट को बड़े पैमाने पर प्रभावित भी करता है। यानी कि यहाँ से नेशनल मूवमेंट जो है उसकी रूपरेखा पूरी चेंज हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, उसमें पूरी रूपरेखा उसकी चेंज होती है। तो पहला 2 लाइन मैं आपको लिखाता हूँ, है ना, उसको नोट कीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह, भूमिका में चंपारण सत्याग्रह कारण के दृष्टिकोण से बिहार की एक क्षेत्रीय कृषक आंदोलन से संबंधित घटना है, कृषक आंदोलन से संबंधित घटना है
कृषक आंदोलन से संबंधित घटना है, जबकि प्रभाव के दृष्टिकोण से यह भारत की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना है, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में मूलगामी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। रास्ता खोजा कि किस तरह से नेशनल जो मूवमेंट है उसका जो चरित्र है उसमें फंडामेंटल चेंज ये करता है। आगे हम उस पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है ना। तो इस लाइन के अंतर्गत हम कह रहे हैं कि ये रीजनल कृषक मूवमेंट है कारण के दृष्टिकोण से, ठीक है। क्योंकि इसका कारण जब हम देखने का प्रयास करेंगे तो इसका कारण बिहार में है, पूरे राष्ट्र में इसके कारण मौजूद नहीं थे, इसके कारण बिहार में मौजूद था। इसलिए कारण के दृष्टिकोण से यह बिहार का कृषक आंदोलन है, कृषक आंदोलन से संबंधित घटना है। प्रभाव के दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय घटना है भारत की, और न केवल राष्ट्रीय घटना है बल्कि उसमें मूलगामी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ध्यान ये रखना है। ठीक है, एक छोटी सी घटना, वो भी संपूर्ण बिहार में नहीं था, ये तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में था ना, जो बिहार का एक छोटा सा भाग है। तो ये एक घटना, एक ऐसी घटना जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना का महत्व है। तो इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं और अगर उसमें हम इस बात को शामिल करते हैं तो फिर शुरू से ही हमारा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ध्यान ही रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मेंस आप लिखते हैं, मेंस देते हैं, तो ये राइटिंग ही आपकी जाती है ना। इसी से आपकी पर्सनालिटी का निर्धारण होता है कि जो चीज़ आपने पढ़ा है उन चीज़ों को किस तरह से आपने समझा है या नहीं समझा है। अगर आपने गलत तरीके में समझा है तो उसका गलत इम्पैक्ट होता है, और सही तरीके से समझा है तो उस पर सही इम्पैक्ट होता है। राइट। तो अगर हम भूमिका का जब अध्ययन करें तो उसके बाद हमने कारण से शुरू किया है ना। तो कारण इसका क्या है, क्यों चंपारण के किसान सत्याग्रह कर रहे थे। तो उस कारण की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस समझने की प्रक्रिया की शुरुआत जो है हम यहाँ से करें, जहाँ से 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। देखो, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में। राइट। तो जो चंपारण है, जिस चंपारण की बात करते हैं, ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत आता था। राइट।
देखो पहली जो पंक्ति होती है जहाँ से हम उसको स्टार्ट करते हैं वो ये है कि चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये घटना घटित हुई ये कहाँ पर है, किस एरिया पे है, तो उस एरिया से संबंधित है जिस एरिया में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई है। और अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन है? भूमि का मालिक जमींदार, राइट। और किसान क्या है? हाँ, तो खेती करता था तो किराएदार है। सरल शब्दों में आप कहो तो किराएदार है। तो 1793 से व्यवस्था क्या थी कि भूमि का मालिक जमींदार था और किसान किराएदार था, है ना, किराएदार था किसान, रेंटर था। जमींदार उसको देता था अपनी भूमि कि आप इस पे खेती करो और उसके बदले में वो रेंट देता था, टैक्स नहीं देता था। जमींदार टैक्स देता था सरकार को, इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि ये जो जमींदार है इससे अंग्रेज ठेकेदार जिसको नीलहे अंग्रेज ठेकेदार आप कहते हैं, किताबों में मिलेगा नीलहे अंग्रेज ठेकेदार। देखो किसी चीज़ को समझने के लिए जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे कन्फ्यूजन होती है। जब आप बेसिक को ठीक से समझते हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, राइट। तो क्या होता है बाद के दिनों में कि ये जमींदार की ज़मीन है, मालिक कौन है? जमींदार। इससे नीलहे ठेकेदार जो है जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेता है, ठीक है। उससे कहता है कि हम इतना पैसा देंगे, आप हमें ज़मीन दीजिए। और फिर ये अंग्रेज ठेकेदार इस किसान से कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिंदी में अनुबंध। किसान से अनुबंध करता है कि आप अपनी भूमि पर 1 बीघे में 3 कट्ठा जो जमीन होगी उस जमीन पर नील की खेती करोगे, ठीक है। तो ये जो अनुबंध करता है, इस अनुबंध के अंतर्गत 3 कठिया व्यवस्था का जन्म होता है। ध्यान ही रखना, ये 3 कठिया व्यवस्था का जन्म होता है। और इस 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत यह तय होता है कि किसान को अपनी 1 बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा, है ना। 1 बीघा में कितना? 20 कट्ठा। उस 20 कट्ठे में 3 कट्ठे जो आपकी ज़मीन है उस पे नील की खेती करनी है। चूँकि किसान मालिक था नहीं ज़मीन का, पहले ही किसान ज़मींदार के रहमो करम पर था, उसकी मजबूरी थी कि इस व्यवस्था को एक्सेप्ट करें। किसान ने इस व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। लेकिन नील की जो खेती है ना, पहले इस बात को ध्यान में रखो कि नील की खेती अगर आप ज़मीन पर नील की खेती करोगे तो उससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहला चीज़, उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी घटती है।
दूसरा चीज़ क्या था कि तिनकठिया व्यवस्था के अंतर्गत यह तय नहीं था कि अगर 1 कट्ठा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, मान लो ये 1 बीघा का प्लॉट है, तो इसके किस भाग पर 3 कट्ठा पर खेती होगी नील की, ये तय नहीं था। अगर किसी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है ना, तो इसका मतलब है कि उसके 30 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती होगी, 1.5 बीघा ज़मीन पर। तो 10 बीघा ज़मीन में से कौन सा 1.5 बीघा जो है ज़मीन उसकी नील की खेती के लिए उपयोग किया जाए, ये तय नहीं था। तो एक विवाद तो यहीं से शुरू हो गया। जो नीलहे ठेकेदार है वह ठेकेदार कोशिश करता था कि जो सबसे उपजाऊ ज़मीन है उस उपजाऊ ज़मीन के उपजाऊ भाग पर हम नील की खेती करें, राइट। और किसान चाहता था कि नहीं, उपजाऊ ज़मीन पर नील की खेती नहीं किया जाए, और अगर उपजाऊ ज़मीन पर भी नील की खेती लगातार की जाती है तो उसकी उर्वरा शक्ति कम होने लगती है, मैंने पहले ही आपको बताया। तो नीलहे ठेकेदार क्या करता था कि उपजाऊ ज़मीन पर तो खेती किया है, करवाया है, क्योंकि ज़मीन के मालिक तो आप हैं नहीं, आप तो रेंटर हैं, रेंटर को कहीं भी निकाला जा सकता है। तो उस डर से किसान उसको बर्दाश्त करता था। लेकिन यह नीलहा ठेकेदार क्या करता था कि अगर जो ज़मीन की उर्वरा घट गई, जो पहले ज़्यादा उपजाऊ थी, उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति घट गई, मान लो कि सबसे पहले उसने तय किया कि यहीं पर खेती करेंगे, सबसे उर्वरक ज़मीन है, और फिर इसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई, तो फिर कह रहा कि अब यहाँ करेंगे, नील की खेती करो, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा कि अन्न उर्वरकता, जमीन की पैदावार घट रही है, उत्पादकता घट रही है, और प्रॉब्लम उसमें आ रही है, किसान नहीं करना चाह रहे हैं खेती। और इसलिए इसके पहले जब 1917 की बात करते हैं, जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो रहा है, तो उसके पहले 1860 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, 1860 में, है ना। और बिहार उस समय बंगाल का भाग था। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1860 में चंपारण के किसानों ने भी विद्रोह में भागीदारी की थी, ठीक है। नील दर्पण जो पुस्तक है दीनबंधु मित्र की, उसमें इससे नील विद्रोह की चर्चा है, जिसको ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ चंपारण के जो किसान हैं वो भी इसमें भागीदार लिए हुए हैं, और ये जो सिस्टम है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा कि उनकी अधिकांश ज़मीन जो है अनुर्वर हो रही है, और नील की खेती करने से उनको कोई फ़ायदा भी नहीं है, घाटा भी। एक तो ज़मीन की उर्वरता घट रही है और फ़ायदेमंद ये चीज़ है भी नहीं। तो एक तो मेन जो वजह है, वो बेसिक जो वजह है यहाँ पर, ये चंपारण सत्याग्रह का एक कारण बना। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसके कारण को समझने के लिए, वो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 19वीं शताब्दी जो है ना, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध समझ में आता है, लेट में, है ना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी में केमिकल, रासायनिक नील बनाने की तकनीक का विकास कर लिया गया, ध्यान ये रखना। इसके पहले केमिकल नील नहीं बनता था, और नील का उपयोग क्या करते थे, कपड़ा जो बनता था उसको रंगने के लिए। तो जब रासायनिक नील का उत्पादन जर्मनी ने 19वीं शताब्दी
के अंतिम चरण में करना शुरू किया तो नील का मार्केट कहाँ पर था? यूरोप में केंद्रित था। हम यहाँ से नील को यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे और फिर वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में और कपड़ा उद्योग था, उस कपड़ा उद्योग में इसकी खपत थी और इसकी डिमांड भी थी। लेकिन जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी में रासायनिक नील का उत्पादन होना शुरू हुआ, रासायनिक नील, तो जर्मनी ने धीरे धीरे यूरोप के बाजारों पर कब्जा करना शुरू किया। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नील का मांग कम हो गई। ठीक है, और जब नील का मांग कम हो गया तो नील का प्राइस भी कम होगा। इससे नील्हे अंग्रेज ठेकेदारों को भी घाटा होने लगा। वे और भी एक्सप्लॉइट करेंगे किसानों को। इसके कारण 1900 आते आते जो चंपारण के किसान हैं उनकी स्थिति और बुरी हो जाती है। ध्यान रखना कि उन पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और उसके कारण उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। इसके अलावा क्या था, एक तो आपकी उत्पादन प्रक्रिया जो है, जो उत्पादन तो कम हो ही रहा है, उत्पाद का मूल्य भी अब कम मिल रहा है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका मूल्य कम होगा तो जो ठेकेदार है नील्हे जो कि आपसे खेती करा रहा तो वो भी आपको कम वैल्यू देगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट घाटा तो हो ही रहा। लेकिन इसके अलावा क्या था, एक तो आर्थिक स्थिति आपकी चरमरा रही है, आपकी जो मूल खेती जो भूमि है वो अनुर्वर हो रही है। इसके अलावा जो जमींदार है, हमने यहाँ जमींदार को भी लिखा था भूमि का मालिक, ये ऐसा नहीं है कि ये गायब है, ये अन्य प्रकार के टैक्स भी लेता था किसानों से, है ना। कई तरह के टैक्स किसानों के ऊपर लागू था जिसको ये उनसे वसूलता था। और अंग्रेज नील्हे ठेकेदार भी तिनकठिया व्यवस्था के अनुबंध के क्रम में धीरे धीरे कई ऐसे टैक्स, कई ऐसे जबरी वसूली उनसे कर रहा था जिसके कारण उनका और स्थिति खराब हो रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि केवल आप नील का उत्पादन कर दिए हो गया, दे दीजिए नील, और भी कई तरह के गैर कानूनी चीज़ें उनसे वसूली जाती थी अपनी रुतबा का इस्तेमाल करके। और जमींदार को भी परंपरागत कई प्रकार के टैक्स वसूलने का अधिकार था, वो करता ही था। तो इस सबका जो बर्डन था किसान पर, ये बहुत ज़्यादा बर्डन था। और इस तरह के बर्डन जो थे, उस बर्डन में एक और पहलू ध्यान ये रखना है कि जब आप चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं तो अब इससे परेशानी नील्हे ठेकेदार को भी हो रही थी। ध्यान, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि जो नील्हे ठेकेदार है, वह ठेकेदार जो है वो भी चाहता था कि इससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अब घाटे का ये सौदा हो रहा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट था उसका किसानों के साथ। तो जब किसानों ने विद्रोह करना शुरू किया, 1905-08 में भी एक विद्रोह हुआ था, ध्यान ही रखना है। चंपारण में नील उत्पादक किसानों ने एक 1905-08 के बीच भी विद्रोह करना शुरू किया। तो ठेकेदारों ने कहा कि ठीक है, आप ये तिनकठिया व्यवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो मैं मुक्त कर देता हूँ, इसके एवज में आप मुआवजा दो हमें। ठीक है, और मुआवजे के नाम पर उनसे भारी वसूली की जाने लगी थी। राइट, बहुत भारी वसूली की जाने लगी। तो इससे किसानों को और परेशानी हुई, है ना। एक तो किसानों की हालात पहले से ही खराब थी और बाद में जब उनसे जबरन वसूली की जाने लगी तो उस जबरिया वसूली के कारण
उनकी हालात और ख़राब होगी। लेकिन एक और चीज़ जो कारण में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कि चंपारण में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ हुआ था कि चंपारण का जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में मध्यम वर्गीय शिक्षित किसान नेताओं का विकास हो गया था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। जैसे आप देखोगे कि अभी का जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको सरकार कह रही है कि ये किसान दिग्भ्रमित हैं, ठीक है, सरकार का तो यही तर्क है। लेकिन आप देखोगे कि उन किसान नेताओं में कई ऐसे नेता हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं। इंडिया के लेवल पर ही नहीं, वर्ल्ड के लेवल पर वे अपनी बौद्धिक प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं। वे उनमें से कई नेता ऐसे हैं जो वर्ल्ड में जा कर के और सेमिनारों में भाग लेते हैं, आज से नहीं 20-30 वर्षों से, किसानों के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर भी। तो आप देखो कि किसान आंदोलन जो वर्तमान भी है, उसमें बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग शामिल हैं, उसके लीडर पढ़े लिखे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है, रियल सेंस में आप समझने का प्रयास करोगे तो उसको कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर चंपारण को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो चंपारण का यह संयोग था, है ना, कि यहाँ पर पढ़े लिखे नेता 1917 के पहले ही मौजूद थे। जो हमने कहा कि 1905-8 में जब आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का जो संगठन है उसमें देखोगे कि कई ऐसे मध्यम वर्गीय शिक्षित नेता जो हैं, जैसे राजकुमार शुक्ल, इनके नाम से आप परिचित होंगे, है ना, खींडर राय, राइट, संत राउत, हरवंश मुखिया, है ना, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये लोग पढ़े लिखे किसान नेता थे, ठीक है। और इन लोगों ने किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया। देखो, हमेशा ध्यान ये रखना कि जब हम कारण की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि एक कारण के दृष्टिकोण से यह एक रीजनल घटना है। देखो, ये जो चीज़ 5 हमने आपको लिख दिया, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इनमें से कौन नहीं था, कौन था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत दूर की चीज़ नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि फैक्ट्स आपको याद करना पड़ता है, सब्जेक्टिव में राइटिंग कैपेसिटी आपको डेवलप करना पड़ता है कि कैसे हम राइटिंग कैपेसिटी को डेवलप करें, राइट। तो ये लोग किसानों की समस्याओं को 1905-8 के बाद लगातार उसका अध्ययन कर रहे थे और उसको उठा रहे थे, राइट। यानी कि अगर चंपारण सत्याग्रह है तो उस सत्याग्रह में इन नेताओं की भूमिका, है ना, नेताओं की भूमिका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आम तौर पर लोग क्या करते हैं, जब चंपारण सत्याग्रह को पढ़ते हैं तो गांधी जी को वहाँ हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। गांधी जी तो 1917 में आएंगे ना, लेकिन 1917 के पहले चंपारण में क्या हो रहा था, उसकी भूमिका क्या है चंपारण में, जो किसान आंदोलन है उसको डेवलप होने में, तो उसमें इन लोग का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल था, ठीक है। और देखो, ये संजोग था, उस समय की बात हम कर रहे हैं कि उस समय भी चंपारण में
पढ़े लिखे शिक्षित नेतृत्व विद्यमान था, जो किसानों के मुद्दे पर किसानों के लिए काम कर रहा था। तो वो किसानों के मुद्दे पर किसानों के लिए काम कर रहा था, इस तरह का नेता विद्यमान था। और इन लोगों ने उस आंदोलन को एक औपचारिक स्वरूप देने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूँ कि 1905-8 में एक छोटी सी विद्रोह किसानों ने किया कि तीन कठिया व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद कई नील्हे ठेकेदारों ने कहा कि ठीक है, हम इससे आपको मुक्त कर देते हैं, लेकिन अनुबंध हटाने के एवज में आप हमें मुआवजा दीजिए, और मुआवजा वसूलना शुरू कर दिया। एक नया मतलब यहाँ पर कष्ट बढ़ गई, नया एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बढ़ा, मुआवजा इन लोगों ने वसूलना शुरू किया। जब इन लोगों ने ऐसा करना शुरू किया तो वहाँ के ये नेता जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, और इन नेताओं के प्रभाव स्वरूप 1914 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में चंपारण के किसानों के मुद्दे को उठाया गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में इन मुद्दों को उठाया गया कि चंपारण के किसान इस मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत थे और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए, और उस पर चर्चा हुई। 1915 में फिर कांग्रेस, जो प्रांतीय स्तर की कांग्रेस है, प्रांतीय लेवल पर कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा, उसमें फिर चंपारण के किसानों के मुद्दे को उठाया गया। और फिर अगले साल यह तय किया गया कि राजकुमार शुक्ल जो है 1916 में लखनऊ में, है ना, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसको आप लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इस लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल वहाँ लखनऊ जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं, और गांधी जी से आग्रह करते हैं कि आप चंपारण चलें और चंपारण के किसानों की समस्याओं को देखें और आप उसमें अपना नेतृत्व प्रदान करें। राइट। गांधी जी इससे लखनऊ सम्मेलन में जब राजकुमार शुक्ल आग्रह किए तो गांधी जी ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अभी गांधी जी ने ये नहीं महसूस किया कि हमारी वहाँ जाने की आवश्यकता है। लेकिन ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे इसमें। ब्रजकिशोर प्रसाद ने लखनऊ सम्मेलन में ये बातें कही कि कांग्रेस को चंपारण के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में एक कमेटी का गठन करना चाहिए, और वो कमेटी जो है देखे कि क्या क्या वहाँ समस्याएं हैं। लेकिन कोई ख़ास चीज़ नहीं हुआ। इसके बाद 1917 में राजकुमार शुक्ल फिर गांधी जी से आग्रह करते हैं, और तब गांधी जी उसको एक्सेप्ट करते हैं। और गांधी जी जब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर गांधी जी 1917 में चंपारण आते हैं। राइट। इतना चीज़ आपको पता होगा कि गांधी जी 1917 में चंपारण आते हैं। चंपारण आने के बाद देखो, गांधी अभी भी भारत में कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं किए थे। दरअसल 1915 से गांधी जब आ गए थे इंडिया, है ना, तो गांधी ने पहले ये बात समझा कि अगर इंडिया में सक्रिय राजनीति में भाग लेनी है तो पहले इंडिया को जाने। तो गांधी भारत का भ्रमण करके और धीरे धीरे भारत को समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन लास्टली गांधी जी 1917 में एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, हम चंपारण चलते हैं। अब 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं, है ना। गांधी का चंपारण आगमन होता है। तो देखो, आगमन होता है तो ऐसा नहीं कि गांधी जी
डायरेक्ट किसानों के बीच जाते हैं और किसानों की समस्याओं पर ही फोकस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले 11 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण में प्लांटर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं जेम विल्सन, उस जेम विल्सन से मिलते हैं। जो प्लांटर्स एसोसिएशन था, उस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उससे मिलके और चंपारण के किसानों की समस्याओं को उससे बताते हैं, है ना। लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए कुछ तैयार नहीं हुआ और उन्होंने गांधी जी को भी अनसुना किया और किसानों के बारे में कुछ उसने किया नहीं। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं कि चंपारण में ही वो एक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लेते हैं। जब शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो फिर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को कहा कि आप इस ज़िले से बाहर चले जाइए। इनको ज़िला बदर करने की घोषणा की गई। उस समय ये कानून चलता था, आज भी ऐसा है कि अगर लगेगा सरकार को कि आपके असामाजिक कार्यों से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब होगी तो आपको डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। राइट। तो गांधी जी ने वहाँ पर कहा कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है। गांधी जी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। राइट। और कानून था वो, देखो ऑलरेडी वो लीगल प्रोसीड्यूर के अंतर्गत इनको जिला बदर कहा गया था कि आप जिला से बाहर करें। ये व्यवहार उस समय के दृष्टिकोण से देखोगे, अंग्रेजी राज के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों का जो कानून का क्रियान्वयन करने की जो तरीका था, जितना डर था कानून का, उतना आज नहीं है। उस समय के लोगों से अगर आपको मिलने का मौका मिले या आप मिले तो उस समय के लोग ये बताते हैं कि वहाँ एक पुलिस भी डंडा लेके आ जाएगा तो लोग उससे डर जाया करते थे। और गांधी जी ने पूरी सरकार की व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से बाहर, मैं आपके इस आदेश को नहीं मानता हूँ। ठीक है। इसी को सविनय अवज्ञा कहते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसको गांधी ने टेस्ट किया था यहाँ पर। राइट। बेसिक रूप में गांधी इसको यहाँ टेस्ट किए थे कि कानून का शांतिपूर्ण अवज्ञा। राइट। इसको सविनय अवज्ञा कहते हैं। फिर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। राइट। गांधी जी गिरफ्तार हो गए। फिर सरकार ने जब गांधी जी की गिरफ्तारी की बात सुनी तो किसान आंदोलन तो पहले से ही था, ध्यान ये रखना है। किसान आंदोलन वहाँ और बढ़ गया। ठीक है। किसान और ज़्यादा संगठित होने लगे और आंदोलन जो है और बढ़ रहा। ध्यान ये रखना है कि गांधी जी आकर के इस आंदोलन में जब प्रैक्टिकल में देखोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कर दिए थे क्रांति। यहाँ गांधी जी के नाम पर अब आंदोलन हो रहा था। आंदोलन तो पहले हो ही रहा था। आंदोलन में क्षेत्रीय नेतृत्व था, ये क्षेत्रीय घटना था तो क्षेत्रीय नेतृत्व था आंदोलन में। लेकिन इस नेतृत्व को ये पता नहीं चल रहा था कि आंदोलन को कैसे चलाएं। ठीक है। और गांधी जी जब आए, गांधी जी पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप इस जिले से बाहर जाइए। गांधी जी ने उसको इनकार कर दिया और अनशन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। फिर गांधी जी को कहा गया कि आप जमानत ले करके और जेल से मुक्त हो सकते हैं, है ना। एक नॉमिनल जमानत की राशि दे करके आप जमानत ले सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया है तो मैं जमानत क्यों लूँ।
मैंने क्या अपराध किया है? मैं तो किसानों की बात कर रहा हूँ, किसान की मांग सही है। तो जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, बहुत देखो ये छोटी बात लग रही है आज के डेट में, उस जमाने के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके पहले उदारवादी लोगों ने आंदोलन किया था। तो उदारवादी लोगों ने केवल एप्लीकेशन दिया था, इस तरह का डेर नहीं दिखाया था कि हम कानून को नहीं मानेंगे। उग्रवादी लोगों ने भी आंदोलन किया, लेकिन उन लोगों ने भी ये डेर नहीं किया कि हम कानून को नहीं मानेंगे। डायरेक्टली गांधी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे डाली कि हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। ठीक है, हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। और ये जो निर्णय था, ये भारत की जनता के लिए भी बहुत बड़ी बात थी और अंग्रेज़ों के लिए भी बड़ी बात थी। अंग्रेज़ों को पहली बार ऐसा लगा, अगर क्रांतिकारियों को छोड़ दो तो क्रांतिकारी जो हिंसक आंदोलन कर रहे थे, कि एक व्यक्ति जो शांतिपूर्ण बात कर रहा, अहिंसा के रास्ते पर बात कर रहा, कानून नहीं मानेंगे, हमसे उसको कोई डर ही नहीं है। ठीक है, गिरफ्तार करें तो कह रहे ठीक है गिरफ्तार कर लीजिए, कह रहे हैं जमानत लेके आप छूट जाओ तो करें कि नहीं, हम नहीं छूटेंगे जमानत लेके, हमने क्या अपराध किया है? ठीक है, हमने क्या अपराध किया है कि हम जमानत लेके छूटे? राइट। और यहाँ गांधी जी आंदोलन अपना कर दिए। इसके प्रभाव स्वरूप आंदोलन गांव में फैल गई, क्योंकि आंदोलन पहले ही था। देखो पहले से ही आंदोलन विद्यमान था, गांधी जी के नाम आने से मजबूत हो गया आंदोलन। राइट। बाद में बिहार के जो उप गवर्नर थे एडवर्ड गेटे, उनको महसूस हुआ कि ये आंदोलन जो है बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लेगा, तो फिर उन्होंने गांधी जी को रिहा करने का निर्देश दिया कि आप गांधी जी को मुक्त करो। राइट। और फिर उपराज्यपाल ने, है ना, कहा कि चंपारण के किसानों की समस्या की जांच के लिए एक चंपारण एग्रेरियन कमिटी का गठन किया जाए। उसने, बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया कि एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया जाए। और ये चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो है, इसके चेयरमैन थे जेएफ स्लाई, ये इसके अध्यक्ष थे। और गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया, गांधी जी भी इसके मेंबर हैं और लोग भी मेंबर हैं। और सरकार ने कहा कि यह कमेटी जो है किसानों से बात करे कि किसानों की समस्याएं क्या है, ये जांच करे कि किसान जो कह रहे हैं वो किस हद तक सच बोल रहे हैं, क्या किसानों की मांगे जायज है। हाँ, जेफ सलाई, क्या किसानों की मांग सही है। तो यह कमेटी, अब देखो ये भी एक आंदोलन का पार्ट है। अब यहाँ से गांधी जी क्या कर रहे हैं कि गांधी जी और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, तो ये लोग खास करके उसमें गांधी एक्टिव हुए। गांधी गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और इस तरह से चंपारण में घूम घूम करके उनकी समस्याओं के व्यवहारिक ज्ञान जो है गांधी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। व्यवहार में समस्याएं क्या है, इस समस्या को गांधी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और यह कमेटी जो है 1918 ईस्वी में सरकार को रिपोर्ट देती है ना। और जब यह सरकार को रिपोर्ट देती है
तो उस रिपोर्ट में ये कहती है कि चंपारण के किसानों की मांगें जायज़ है और तिनकठिया व्यवस्था समाप्त किया जाना चाहिए, राइट। और जब ये कमेटी सिफारिश करती है यह, तो 1918 में ही चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया जाता है, ठीक है। और इस एक्ट से तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दिया जाता है, राइट। इस एक्ट से तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दिया जाता है और इस तरह से आंदोलन भी समाप्त हो जाती है। अब देखो कि अगर इतनी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की, तो फिर इसमें अब दो पहलू है ना। एक पहलू तो ये है कि जब आप कहते हो कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें चंपारण आंदोलन का, तो इसका मतलब है कि इस आंदोलन में कमियां क्या है, ठीक है। तिनकठिया व्यवस्था तो समाप्त हो गई, तो बाहर में क्या मैसेज गया, पूरे देश में क्या मैसेज गया कि गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ चंपारण सत्याग्रह और उसमें गांधी जी को सफलता मिली। जैसे उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मिली थी, वैसे ही गांधी जी को चंपारण में भी सफलता मिलती है, राइट। लेकिन दूसरा जो प्रश्न है, जब मेंस आप लिखने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, है ना। प्रभाव में हम देखेंगे किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है या क्यों ये परिवर्तनीय बिंदु है, क्यों टर्निंग पॉइंट है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। लेकिन कोई पूछे कि इसमें क्या कमियां थी इस आंदोलन में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसकी जो सीमाएं हैं, चंपारण सत्याग्रह की जो सीमाएं हैं, तो सीमाएं का मतलब लिमिटेशंस। आलोचना में आप सीमाएं कहोगे, कमियां कहोगे, है ना। इसी को आप कमियां भी लिख सकते हो कि क्या कमियां इसमें है। तो पहला चीज़ ये है कि इससे तिनकठिया व्यवस्था तो समाप्त हुई, लेकिन जो नील्हे अंग्रेज ठेकेदार थे, अनुबंध समाप्त करने की एवज में मुआवजा की राशि किसानों से वसूले थे, उस वसूले गए मुआवजे की मात्र 25% ही रिटर्न करने की बात थी चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट में। यानी कि 25% अवैध वसूली तो रिटर्न कर देंगे, लेकिन 75% रख लेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ी कमी थी, है ना, ये बहुत बड़ी कमी थी इसमें। दूसरा जो आरसी दत्त उस समय के इकोनॉमिस्ट हैं और, है ना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है किताब मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमी के संदर्भ में, 2 वॉल्यूम में। उसमें आरसी दत्त कह रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत मुख्यतः बड़े किसानों के मुद्दे को उठाया गया था, ठीक है। बड़े किसानों के मुद्दे का उठाने का मतलब क्या है कि जो किसान भूमिपत्ति टाइप से भूमि 10 बीघा 5 बीघा खेती करते थे, 20 बीघा खेती करते थे, उनके मुद्दे को तो उठाया गया। लेकिन इसमें छोटे किसान, कृषक मजदूर, ठीक है, उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। यानी यह आंदोलन, अगर तिनकठिया व्यवस्था समाप्त हो रही है तो उस तिनकठिया व्यवस्था से लाभ बड़े किसानों को केवल मिला,
छोटे किसानों को, कृषक मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आंदोलन जो था, जो मूल जो समस्या था, वो था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। तो ये जो आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, यह आंदोलन जो कृषि व्यवस्था की मूल समस्या स्थायी बंदोबस्त थी, जमींदारी व्यवस्था थी, जहाँ के जमींदार भूमि का मालिक होता था, उस व्यवस्था पर प्रहार नहीं करता। ध्यान रखना, ना गांधी अभी 1917 में इस बात को रीड कर पाते हैं कि मूल समस्या जो है वो है जमींदारी व्यवस्था, जहाँ पर किसान को अपनी भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलता है। बाद में जाओगे तो जब स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान आंदोलन होगा, तो उस आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती इस बात को उठाते हैं कि किसानों को भूमि पर मालिकाना हक दिया जाए। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया जाए। और बाद में जब देश आज़ाद होता है तो फिर आज़ादी के बाद नेहरू के परामर्श पर जमींदारी व्यवस्था को समाप्त की जाती है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर आप किसानों का आंदोलन कर रहे हैं और आप ये जो किसानों की मूल समस्या है उस समस्या को टच भी नहीं करते हैं, तो ये आपकी समस्याएं हैं, आपकी ये कमियां हैं। नहीं, इसके अलावा भी चंपारण के किसानों की कई समस्याएं थी, जैसे गरीबी की समस्या को कभी छुआ तक नहीं गया, बेरोजगारी की समस्या को छुआ तक नहीं गया, भूखमरी की समस्या को छुआ नहीं गया, अकाल की समस्या को छुआ नहीं गया, बाढ़ की समस्या को छुआ नहीं गया। क्योंकि किसान के अगर समस्या की बात करते हैं तो किसान को कई नेचुरल डिजास्टर का सामना भी करना पड़ता है और उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी अंग्रेजी राज में। ठीक है, तो अगर समग्र रूप में आप आंदोलन को व्यापक रूप में अगर देखने का प्रयास करें तो इस आंदोलन में कुछ कमियां थी। ठीक है, जिसके आधार पर आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन कमियों के बावजूद भी आप आलोचना जब पूछेगा तो आप आलोचना लिखेंगे और फिर आप लिखें कि इन कमियों के बावजूद जो है इस आंदोलन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक परिवर्तनीय बिंदु सिद्ध हुई, एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई। राइट, तो कैसे परिवर्तनीय बिंदु सिद्ध होगी, कैसे टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगी, या प्रभाव, उसका प्रभाव भी वही है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका प्रभाव है ना, तो जो टर्निंग पॉइंट हम एक क्वेश्चन आपको पूछा है उसको लेकर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो टर्निंग पॉइंट जो है या प्रभाव जो है उसको एक तरह से आपको देखना है, क्योंकि एक तो हमने इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि प्रभाव के दृष्टिकोण से भारत की राष्ट्रीय घटना है। राइट, तो इसका दूसरा जो सेक्शन है जिस पे हम लोग अब बात करें कि 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है, ये चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव क्या है या ये किस तरह से परिवर्तनीय बिंदु है ना, टर्निंग पॉइंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यह किस तरह से एक टर्निंग पॉइंट है, एक परिवर्तनीय बिंदु है, इसको हम अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। राइट, तो देखो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भविष्य में भी। तो अगर टर्निंग पॉइंट को अगर देखें, है ना, तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ ध्यान रखो कि किसान
या कृषक जो आंदोलन है, कृषक आंदोलन के चरित्र में परिवर्तन। क्योंकि बेसिकली ये कृषक आंदोलन है, ठीक है। तो 1917 के पहले जो कृषक आंदोलन है, जैसे हमने कहा नील विद्रोह, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में नील विद्रोह की चर्चा मिलती है, या उसके पहले भी है, तिलका मांझी का विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, वो सभी कृषक आंदोलन है, जनजातीय विद्रोह है। तो जनरली 1917 के पहले जो कृषक आंदोलन भारत में था, उसके चरित्र में हिंसा थी। ध्यान ये रखना है कि 1917 के पहले अगर किसान आंदोलनों के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आमतौर पर किसानों के आंदोलन में वायलेंस हुआ करती थी। यह जो कृषक आंदोलन है, यह अहिंसक आंदोलन था। एक तो ये था कि ये अहिंसक आंदोलन था, और दूसरा कि इसके बाद के भी अगर किसान आंदोलन देखोगे, आज़ादी के समय जो हुआ, उसका भी चरित्र समान रूप से अहिंसक रहा है, ठीक है। जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती का भी आंदोलन अहिंसक रहा है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर किसानों के दृष्टिकोण से देखोगे तो यह आंदोलन अपने मुख्य मांगों को प्राप्त करने में सफल रहा, है ना। मुख्य मांग की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इनकी मेन डिमांड की थी कि दिनगठिया व्यवस्था समाप्त किया जाए, और यह आंदोलन अपने इस मांग को प्राप्त करने में सफल रहा। तीसरा, अगर किसानों के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो यह आंदोलन जो 1917 का किसान आंदोलन है, यह राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जो नेशनल मूवमेंट था, उसके चरित्र में भी था कि शिक्षित मध्यम वर्ग जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों से कटा हुआ था, ग्रामीण भारत के साथ उसका समायोजन नहीं था। लेकिन 1917 का किसान आंदोलन एक तरफ राष्ट्रीय नेताओं को किसानों से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी। और बाद के दिनों में आप देखोगे कि निरंतर भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है, उसमें निरंतर जो है, चंपारण तो है ही, बिहार के जो किसान हैं, बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। यानी कि ये शहरी शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व के साथ ग्रामीण अनपढ़ अशिक्षित लोगों को जोड़ने का काम करता है, और इस कारण से भी यह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक परिवर्तनीय बिंदु है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलता हूँ वो नोट करते जाओगे तो आपका नोट्स भी तैयार होते जाएगा, है ना। सब चीज़ तो मैं बता देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि इससे किसान राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते हैं, और राष्ट्रीय नेता के नज़र में किसानों की समस्याएं आती है, ठीक है। तीन ही पॉइंट यहाँ रखिए, आगे बहुत सारे पॉइंट हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह आंदोलन गांधी के सर्वसमावेशी, देखो शब्द जो लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखना, सर्वसमावेशी वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति
का भारत में उपयोग, है ना। मैं क्या लिखा हूं, सर्वसमावेशी वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति, है ना। सर्वसमावेशी का मतलब क्या है कि इंक्लूसिव, है ना, यूनिवर्सली इंक्लूसिव अल्टरनेटिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। देखो, उसके पहले इसका उपयोग हो रहा, गांधी टेस्ट कर रहे हैं। गांधी इस आंदोलन के माध्यम से, गांधी का जब मूवमेंट पढ़ोगे तो गांधी के जो मूवमेंट हैं, उस मूवमेंट में गांधी ने एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की थी भारत में। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत गांधी ने भारत में की, और उस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत भारत में बिहार के चंपारण से होती है। तो ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स था क्या, है ना। और उसमें सर्वसमावेशी भी शब्द है, इंक्लूसिव। उसके पहले का आंदोलन अगर आप देखोगे 1917 के पहले, तो राष्ट्रीय आंदोलन का 2 चरण, है ना, 1885 से 1905 उदारवादी, है ना, और 1905 से 17-16 उग्रवादी। हालांकि ये 8 में ही दबा दिए जाते हैं, ठीक है। तो उदारवादी और उग्रवादी, है ना, मेन रूप से इनका ही चलता है। ये दोनों आंदोलन को देखो, तो उदारवादी जो आंदोलन था उसमें उच्च शिक्षित मध्यम वर्ग का पार्टिसिपेशन था। उच्च शिक्षित मैं कह रहा हूँ, हाईली एजुकेटेड पर्सन वो लोग थे और अपनी प्रोफेशन के सफल लोग थे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उस समय नेता कौन था, तो जो अपने प्रोफेशन में सक्सेस है। दूसरा क्या था उसमें कि अस्थाई, मतलब राजनीति उसका अस्थाई पेशा नहीं था, राजनीति उसका टेम्पोररी पेशा था, पार्ट टाइम था। अस्थाई काम था वकालत करना, है ना, या अदर कोई प्रोफेशन को करना। लेकिन राजनीतिक उनके लिए अस्थाई था, 2-3 दिन, है ना। जैसे लाला लाजपत राय जो है, कहते हैं कि ये लोग क्या करता है कि 28 दिसंबर से कांग्रेस का 3 दिन का सम्मेलन करता है और फिर निर्णय लिखता है और फिर उसको सरकार के पास देता है, अनुनय विनय करता है। तो ये 3 दिन का तमाशा करता है, लोग पार्टी किए और फिर वहाँ से चले गए। जो उग्रवादी आए उन लोगों ने भी राजनीति के बारे में कुछ नई चीज़ें तो की, लेकिन उनका भी सामाजिक आधार काफ़ी कमज़ोर था। अभी भी ग्रामीण भारत राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर था और शहरी क्षेत्र में भी निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, राइट, कारीगर लोग, ये आंदोलन से बाहर था। यानी आंदोलन का जो सामाजिक आधार था वह सामाजिक आधार बहुत कम था और इसलिए उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तो गांधी के सर्वसमावेशी, यहाँ जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको बार बार जब गांधीयन मूवमेंट आप पढ़ोगे उस समय हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस सर्वसमावेशी जो टर्म है, इसका मतलब है कि आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, ठीक है। इस बात को गांधी ने रीड कर लिया था। देखो, गांधी ने इस बात को रीड किया कि भाई भारत में जो नेशनल मूवमेंट है वो इतना कमज़ोर क्यों है, लोगों की भागीदारी इतनी कमज़ोर क्यों है, ठीक है। उसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक रीड किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो शिक्षित वर्ग है और अशिक्षित वर्ग जो है उसके बीच बहुत बड़ी गहरी खाई है।
ठीक है, उनकी विचारधारा पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। टैगोर ने इस बात पर बल दिया कि जो पढ़ने जाता है शहर में, वो शहर का होके रह जाता है और ग्रामीण जनता से उसका कोई लगाव नहीं होता है, तो उसकी उस शिक्षा का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है, वो समाज से कट जाता है। तो गांधी ने इस आंदोलन से शिक्षित और अशिक्षित, उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, मध्यम जाति के लोग, किसान, कारीगर, सबको एक तरह से जोड़ने का काम किया। और इसी को गांधी आगे की ओर बढ़ाते हैं। ध्यान ये रखना है कि गांधीयन राजनीति को सर्वसमावेशी राजनीति इसलिए कहते हैं कि गांधी इस सर्वसमावेशी राजनीति में सामाजिक आधार को व्यापक करते हैं, सोशल जो बेस है इसको व्यापक करते हैं और निरंतर इस सोशल बेस को व्यापक करेंगे। इस सोशल बेस को व्यापक करने की जो नींव है, उस नींव का निर्माण यहीं से होता है, नींव यहीं पड़ती है, ठीक है। और जब नींव यहाँ पड़ती है तो इसी नींव को गांधी आगे मजबूत करके जाते हैं, राइट। दूसरा हम कह रहे हैं कि यहाँ से एक वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति, तो वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति गांधी की क्या थी? तो यह थी सत्य एवं अहिंसा पर आधारित राजनीति, सत्य एवं अहिंसा पर आधारित राजनीति। ये बड़ा डिफरेंट था, ध्यान ये रखना है। और उस समय लोगों को इस पे विश्वास नहीं था। इंडिया में अगर विश्वासी रहता तो क्रांतिकारी कैसे पैदा हो जाते, जो कि कहते हैं कि न उदारवादी कुछ करें न गुरुवादी करें, अब क्रांति ही एक रास्ता है। और आप देखोगे कि 1905-8 से लेकर 16 तक क्रांतिकारी आंदोलन का एक फेज भी गुजर जाता है। तो सत्य एवं अहिंसा पर आधारित जो राजनीति है, जिसमें आप सत्याग्रह की बात करते हैं, आप असहयोग की बात करते हैं, आप सविनय अवज्ञा की बात करते हैं, आप उपवास की बात करते हैं, आप अनशन की बात करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को स्वीकृति प्राप्त हुई, सोशल एक्सेप्टेंस हुआ, क्योंकि इसे सफलता मिली थी। ध्यान ये रखना है कि ये छोटी बात नहीं है कि एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति के आने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है और वह व्यक्ति कहता है कि हम गिरफ्तारी के विरुद्ध जमानत ही नहीं लेंगे, हम जेल में ही रहेंगे। सरकार ने कहा कि आप जमानत की राशि भर दो और फिर आप जाओ, रिहा हो जाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हम जिला छोड़ेंगे, हम जेल में ही रहेंगे, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा डर होगा जिस डर से आखिर उप राज्यपाल है ना, डिप्टी गवर्नर को ये डिसीजन लेना पड़ा कि गांधी को रिहा करो बिना जमानत की राशि लिए। इसका रिफ्लेक्शन होता है। फिर गवर्नर निर्णय ले रहा, उप गवर्नर, कि हम एक चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन करेंगे, उसमें आप भी मेंबर बनिए और मेंबर बन के आप जांच कीजिए कि बात सही है या गलत है। ये कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है गांधी के लिए। तो इससे गांधी की जो सर्वसमावेशी राजनीतिक रणनीति है, उस सर्वसमावेशी राजनीतिक रणनीति को स्वीकृति प्राप्त होती है और ये मैसेज आता है बाहर की ओर, ठीक है। जिस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लोग गांधी के सत्य अहिंसा को आज ही नहीं, उस समय भी लोग उस पर संदेह के दृष्टिकोण से देखते थे। आप ये बात ध्यान में रखो कि आप सोचते हो कि अभी उस पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उस समय भी देखा जाता था, क्योंकि गांधी
का इंडिया में अभी कोई ऐसा सफलता नहीं था कि हम उनके आंदोलन को समझें या हम उनके कैपेबिलिटी को समझें, है ना। वो थ्योरेटिकल था क्योंकि वो अफ्रीका में सक्सेस हुआ था, अफ्रीका की परिस्थितियाँ अलग थी और इसीलिए गांधी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। ध्यान ये रखना है कि गांधी जब वे अफ्रीका से आते हैं 1915 में, तो तुरंत आंदोलन में नहीं कूद जाते हैं। गांधी यहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहते थे और फिर अपनी इस मॉडल को का एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि हमारा यह मॉडल क्या इंडिया के इन्वायरमेंट में फिट है या नहीं है। लेकिन जब गांधी ने इसका एप्लीकेशन किया तो गांधी ने पाया कि यह तो फिट है। ये प्रूफ कर दिया कि गांधीयन जो मॉडल है, ये गांधीयन मॉडल जो है फिट है, पूरी तरह से फिट है। अब इसमें दो और चीज ध्यान रखना है, क्यों परिवर्तनीय बिंदु है। तो अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया गांधी मॉडल को कि कैसे ट्रीट करें, हाउ टू ट्रीट विथ गांधी एंड हिज मॉडल। क्योंकि यह बंदा तो करा जेल में ही रहेंगे, कितना दिन जेल में रहेंगे रखेंगे। ये बंदा तो वायलेंस कर ही नहीं रहा कि हम इस पे और एक्ट लगाएं। तो एक तो इससे जहां अंग्रेजों के समक्ष एक वैकल्पिक चुनौती प्रस्तुत करते हैं गांधी। ध्यान रखना है कि 1917 के आंदोलन में गांधी ने जब अपनी सर्वसमावेशी वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति का एक्सपेरिमेंट किया और वह एक्सपेरिमेंट सफल रहा, तो इसका मतलब है कि गांधी यहाँ पर एक सरकार के समक्ष वैकल्पिक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। आंदोलन का उद्देश्य होता है चैलेंज प्रस्तुत करना सरकार के समक्ष, और गांधी यहाँ से एक अल्टरनेटिव चैलेंज प्रस्तुत करते हैं जिसको लेकर ब्रिटिश सरकार इसके बाद लगातार कंफ्यूज रहेगी। ठीक है। दूसरा ध्यान में ये रखोगे कि भारत में अभी भी गांधी कोई बड़ा लीडर नहीं थे। गांधी को कोई बड़ा लीडर नहीं माना जाता था। ही वॉज नॉट ए नेशनल लीडर। अभी भी गांधी राष्ट्रीय लीडर नहीं थे। तो इस चंपारण सत्याग्रह से ने गांधी के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने में मदद की। ठीक है। देखो, पॉलिटिक्स चाहे आज़ादी के पहले का हो चाहे पॉलिटिक्स आज का हो, पॉलिटिक्स में एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा नहीं अभी तक थी, उसको देश का सर्वोच्च नेता बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में 1917 के चंपारण जो सत्याग्रह है, इसकी बड़ी भूमिका है। क्योंकि लोगों को लगने लगा और कांग्रेस के भीतर भी लगने लगा। ध्यान ही रखना है कि दरअसल यहाँ से आप देखोगे कि 1907 है ना, सूरत कांग्रेस याद होगा आप लोग को। तो 1907 में सूरत कांग्रेस में कांग्रेस के बीच विभाजन हो गया था। बाद में 1916 में कांग्रेस एक हो गई, लेकिन अभी भी कांग्रेस के पास ऐसा कोई लीडर नहीं था। तिलक तो थे, बट ऐसा कोई नहीं था जो कांग्रेस को सर्वसम्मति से सभी को मान हो और कांग्रेस को आगे की ओर ले जाए। कांग्रेस एक तरह से शिथिल हो गई थी। इस 1907 से लेकर 16 तक कांग्रेस खुद में शिथिल थी। उसे भी एक नेता की तलाश थी कि कोई ऐसा नेता आए जो कि इस शिथिलता को दूर करे
और फिर राजनीति को आगे की ओर बढ़ाए और राष्ट्रीय नेता के रूप में गांधी उभरते हैं। और जब वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं तो उसमें चंपारण सत्याग्रह की भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि इसी आंदोलन ने, जैसे गांधी, एक प्रश्न आता है कि गांधी के आंदोलनों का आधार ग्रामीण भारत था। ठीक है, एक प्रश्न भी आ सकता है कि गांधी के आंदोलनों का आधार ग्रामीण भारत था। ठीक है, इसी आंदोलन ने गांधी को यह संदेश दिया कि अभी तक तो शहरी ही आंदोलन था। ध्यान रखना, अभी तक जो नेशनल मूवमेंट था, इस नेशनल मूवमेंट का केंद्र क्या था? शहर, जिसका कोई प्रभाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप अगर 1916 में भारत में शहरीकरण की बात करोगे तो कितने प्रतिशत लोग शहरों में रहा करते होंगे? बहुत कम, उतना भी नहीं। अभी कितने प्रतिशत भारत में रहते हैं? भारत में अभी, भारत में तो ज़्यादा है। नहीं, शहर में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भारत की? उसमें 43% के करीब आपको भारत की जनसंख्या जो है शहरों में रहती है। ठीक है, अब भी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, 11 का जो होगा उसमें होगा। तो उस समय मुश्किल से 2-4-5% जनसंख्या शहरों में रहा करती थी। तो यहाँ से गांधी को एक संदेश, नया संदेश गांधी को मिला कि ग्रामीण भारत जब तक नेशनल मूवमेंट से नहीं जुड़ेगा तब तक राष्ट्रीय आंदोलन को अंग्रेज इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। राइट? और इसलिए यहाँ से गांधी जो है ग्रामीण भारत जो है, इस ग्रामीण भारत में कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कैसे ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण भारत को आंदोलन का आधार तैयार किया जाए। और इसकी भी शुरुआत जो है चंपारण सत्याग्रह से होती है। चंपारण सत्याग्रह एक शुरुआत कर देती है और यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल मूवमेंट का विस्तार होना शुरू होता है। और देश का जो एक नया उभरा हुआ लीडर, जिसे एक राष्ट्रीय पहचान दिलाया चंपारण सत्याग्रह ने, इस राष्ट्रीय पहचान के साथ अगर ग्रामीण भारत को जोड़ रहा है तो इससे आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत व्यापक होता है। और इसके साथ एक और चीज़ हुआ कि चंपारण सत्याग्रह ने राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका का एक तरह से निर्धारण कर दिया। ये बात भी लोगों को लग गया कि भविष्य में भी बिहार राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही मजबूत भूमिका अदा करेगा। और इस आंदोलन ने यह चीज़ भी निर्धारित किया कि बिहार गांधीवादी राजनीति का मजबूत केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। राइट? और हुआ, जब आप देखोगे कि अशोक आंदोलन हो रहा है तो अशोक आंदोलन बिहार बहुत बड़ा केंद्र है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमारे पास समुद्र नहीं था, नमक बनाने का कारखाना हम नहीं लगा सकते थे, समुद्र से नमक नहीं बना सकते थे। लेकिन सविनय अवज्ञा में भी बिहार जो है एक बहुत ही मजबूत केंद्र था। लोग मिट्टी से नमक बनाने लगे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का तो बहुत ही प्रभावशाली केंद्र था बिहार।
तो ये सारी जो गतिविधियां हो रही है राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें बिहार की जो भूमिका है, बिहार की जो प्रभावशाली सक्रियता है, उस प्रभावशाली सक्रियता को बनाए रखने में चंपारण सत्याग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसीलिए कहा गया है कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट है, एक परिवर्तनीय बिंदु है। राइट। तो इसके माध्यम से आप चंपारण सत्याग्रह को समझ सकते हैं।